ओके, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। अभी क्लियर आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, ठीक है. Yes sir. I also went down to calculate what will happen if I take common a minus b from this. So I got the answer as negative of 1. So अगर a minus b कॉमन ले लेंगे तो minus of 1 आ जाएगा. माफ करना, मुझे थोड़ा टाइम लगा. So पुरातन काल से ही मैं ये सब ट्रिक्स आजमा रहा हूँ. ओके, ठीक है. अब क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या बोला है? क्वेश्चन बनाने वाले ने ये बोला कि भैया इसका केवल एक ही कॉमन रूट हो सकता है, इसका केवल एक ही कॉमन रूट हो सकता है. तो जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने बोला कि अगर एक ही कॉमन रूट हो सकता है और अगर ये वाली चीज गलती से 0 हो जाए, अगर a माइनस बी गलती से 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है? a माइनस बी गलती से 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है? a विल बी इक्वल्स टू b. और जैसे ही a b के बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे भाई. देखो तो आइडेंटिकल हो जाएंगे. जब a b के बराबर हो जाएगा तो पहला वाला क्वाड्रेटिक, अरे a b के बराबर है तो आपका मन है a के फॉर्म में लिखो या b के फॉर्म में, आप ऐसा लिख लोगे x स्क्वायर प्लस ax प्लस a. तो अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम टू सेम हो जाएंगे भाई, पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं ऐसा दिखता है, तो दूसरा वाला भी ऐसा ही दिखेगा, दूसरा वाला चेंज नहीं होगा. तो दोनों के कितने कॉमन रूट्स हो जाएंगे? दो कॉमन रूट्स हो जाएंगे. दो कॉमन रूट्स हो जाएंगे. इसका मतलब क्या a के b बराबर, a b के बराबर होना चाहिए? नो सर. होना चाहिए. तो पहली वाली चीज a माइनस बी मस्ट ऑलवेज बी नॉन जीरो. तो जीरो होने के लिए अब कौन खड़ा हुआ है भाई संसार में? गोली खाने के लिए कौन खड़ा हुआ है? अल्फा माइनस वन. अल्फा माइनस वन 0 होना चाहिए. और अगर अल्फा माइनस वन 0 होगा तो वो कॉमन रूट आ जाएगा, वो कॉमन रूट आ जाएगा 1. इन दोनों का वो कॉमन रूट जो निकालने को बोल रहा है. अच्छा, वो कॉमन रूट निकालने को नहीं बोल रहा है, मुझे तो a प्लस बी की वैल्यू बोल रहा है. पर हाँ, एक चीज तो पता चल गई कि अल्फा की वैल्यू आ जा रही है 1. और जब अल्फा की वैल्यू 1 आ जा रही है तो कहीं पर भी रख दो भाई अल्फा की वैल्यू, पहले वाले में रख दो या दूसरे वाले में रख दो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई आंसर? 1 प्लस b इक्वल टू माइनस 1. पहले तो अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. और वहां से आ जाएगा a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1. चमकी क्या चीज? चमकी? यस सर. चलो भैया, तो क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 हुआ. क्वेश्चन नंबर 13 भी है जेई भैया का क्वेश्चन भाई, जेई भैया का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13 में फूक फूक कर कदम रखना. क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. हाँ, बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a की वैल्यू नॉन जीरो. अच्छा, नहीं बोला है, बोल रहा है a b c कोई भी रियल नंबर्स है, आइडेंटिटी भी बना रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. बोल रहा है a b c कोई भी रियल नंबर्स हैं. ओके, a b c belongs to set of real numbers have a common root, then which option is not possible. ठीक है, तो जब भी कभी आपके जेई लेवल के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन फंसे कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक ही कॉमन रूट हैं और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बिल्कुल साफ साफ दिखने लग जाए कि आप उसके रूट्स निकाल सकते हो और दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी ना पता हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले चेक करना पड़ता है कि पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है भाई, इसके खानदान के बारे में सब कुछ पता है, क्या इसके रियल रूट्स होंगे? क्या पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे? आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा. ध्यान से सुनना, जब कभी कॉमन रूट्स की बात हो और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता हो कि हाँ भाई दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स ये हैं, समथिंग 1 2 3, और दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कोफिशिएंट्स पता हो, तब फिर आपको सिंपली वो पहला वाला प्रोसेस लगाना पड़ता है भाई. ठीक है, कॉमन रूट के लिए अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दो और
दोनों कॉमन रूट के लिए a1/a2 b1/b2 से खेल लो, ठीक है। पर जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाए और दूसरे के बारे में कुछ भी ना पता हो, देखो तो दूसरे के बारे में यहां पर कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं। और जब पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मुझे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या चेक करना पड़ेगा भाई? रियल रूट्स की बात हो रही है तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, लेकिन चेक क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू आ रही है 4 माइनस 12, दैट इज जो भी आ रहा है वो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो है तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे दिखेंगे? पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो सकते थे? क्या हो सकते थे? अब उसके रूट्स आएंगे इमेजिनरी रूट्स, और वो इमेजिनरी रूट्स कुछ ऐसे दिखेंगे। वो इमेजिनरी रूट्स दिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज यहां से आती है। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इमेजिनरी रूट होता है ना तो उसके पक्का पक्का 2 इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देखोगे जिसका केवल एक ही इमेजिनरी रूट है, ठीक है, एक इमेजिनरी रूट है, एक रियल रूट है, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो उसके दोनों इमेजिनरी रूट्स होंगे या तो उसके दोनों रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये वाली चीज इमेजिनरी बन जाती है ना, ये अंदर में बैठा हुआ पार्ट इमेजिनरी बन जाता है, अंदर में बैठा हुआ पार्ट इमेजिनरी बन जाता है, तो इमेजिनरी अपने साथ प्लस और माइनस दोनों लेके आता है भाई। इमेजिनरी अपने साथ प्लस और माइनस दोनों लेके आता है। इसलिए अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इमेजिनरी रूट है तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा। चमकी क्या ये चीज? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक इमेजिनरी रूट है तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा। अब मजे की बात देखो भाई, क्वेश्चन ने आपको आधा सच बोला है आधा झूठ बोला है, ठीक है, आधा सच बोला आधा झूठ बोला। आप महाभारत देखे हो क्या? किसी ने महाभारत देखा है? महाभारत देखा है? yes, अच्छा, उसमें एक श्लोक है, जब द्रोणाचार्य को मारने जाता है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र रहते हैं अश्वत्थामा, तो जब अर्जुन द्रोणाचार्य को मारने जाता है तो जो ये पांडवों के सबसे बड़े भाई रहते हैं युधिष्ठिर, वो कभी झूठ नहीं बोले अपने पूरे जीवन में, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो ना कभी कभी, पर वो कभी नहीं बोले, ठीक है। तो उनको मारने जाता है तो युधिष्ठिर आधा सच बोलता है। एक हाथी का नाम रहता है अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य के बेटे का नाम भी रहता है अश्वत्थामा। तो युधिष्ठिर बोलता है अश्वत्थामा हतो हत नरो न वाकी हस्ती। अश्वत्थामा मर गया है पर वो नर नहीं, वो आदमी नहीं है, वो एक हाथी है, ठीक है। तो जो नर नहीं है वो एक हाथी है, ये वाला जब वो शब्द बोलता है तो कृष्ण भगवान वो भोंपू बजा देते हैं, अपना भोंपू, ठीक है, शंख बजा देते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला लाइन उनको सुनाई देता ही नहीं है कि भाई मेरे पुत्र की हत्या नहीं हुई है, जो हाथी है उसकी हत्या हुई है। और इसलिए अश्वत्थामा के मरने की खबर सुनकर के द्रोणाचार्य अपना ये क्या बोलते हैं उसको, धनुष त्याग देते हैं, ठीक है। तो वैसा ही कुछ इस क्वेश्चन में भी किया है। इस क्वेश्चन ने तो बोला इसका एक ही कॉमन रूट है, लेकिन आपको पता है कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो साथ में आते हैं भाई, एक के साथ एक फ्री आता है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं, मान लेते हैं कि वो इमेजिनरी रूट अभी ऐसा है -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -8/2, और वो बोल रहा है कि यही वाला वो रूट है जो कॉमन रूट है, यही वाला वो रूट है जो कॉमन रूट है, ठीक है। तो अच्छा भाई, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट क्या होगा? -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।
अब बोल रहा पहला वाला रूट कॉमन है, दूसरा वाला रूट कॉमन नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में ऑकर करते हैं भाई। अगर प्लस वाला आ रहा है तो माइनस वाला उसके साथ ही आ जाएगा अपने आप। तो जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका रूट ये है तो उसका रूट ये भी होगा। इसलिए आपको आधा सच बोला गया है, आधा सच बोला गया है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही रूट कॉमन है। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो एक्चुअली में दोनों रूट्स कॉमन हो जाते हैं, अगर एक रूट कॉमन होता है तो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई क्या, या मैं एक बार फिर से समझाऊं? यस सर। किस किस को क्लियर हो गया भाई कि अगर मेरे पास दो Yes, क्वाड्रेटिक sir. इक्वेशन हैं और अगर पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल रहा है, पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा रहे हैं हम, और बोल रहा है कि पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक ही रूट कॉमन है, तो मान लेते हैं कि वो ये रूट है। पर मैंने चेक किया कि पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो पहला वाला रूट कॉमन हो गया, ये वाला रूट कॉमन हो गया, तो दूसरा वाला रूट अपने आप ही कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं भाई, भाई भाई हैं, जुदा नहीं होते कभी। ठीक है, साथ साथ ही आते हैं, साथ साथ ही आते हैं। तो अगर ये रूट कॉमन है तो ये वाला रूट तो दूसरे वाले में रहेगा, लेकिन दूसरे वाले में ये वाला रूट ना रहे ऐसा कभी केस नहीं बनेगा। दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला रूट भी रहेगा ही, क्योंकि दोनों रूट्स पेयर्स में आते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, imaginary roots occur in pair। ठीक है, पेयर में आते हैं भाई इमेजिनरी रूट्स, पेयर में आते हैं, तो जब एक रूट कॉमन होगा तो दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे, और जब दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे तो फिर क्या लिखें भाई, यहां पर लिखो implies 1/a is equal to 2/b. हाँ, if one root is common, therefore if one root is common and one quadratic equation has imaginary roots, then both roots are common। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वाली चीज जेई एडवांस्ड पूछ चुका है। ठीक है, जेई एडवांस्ड ये वाली चीज पूछ चुका है, तो हम काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं उस चीज का, उस घड़ी का जब जेई मेंस ये वाला कॉन्सेप्ट पूछे तो। ठीक है, अब हो सकता है जेई मेंस ये कॉन्सेप्ट इस साल पूछे, हो सकता है आपके वाले ईयर में पूछे, हो सकता है आपके नेक्स्ट ईयर में पूछे। तो तैयार रहना भाई, चेक करके हमेशा बैठ के रखना भाई कि क्या पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं, और अगर पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स है तो फिर दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे, जबकि वो बोलेगा क्वेश्चन में कि केवल एक ही रूट कॉमन है। ठीक है, अब लगाते हैं कंडीशन, दोनों रूट्स कॉमन है, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय a will be equals to 2 divided by b will be equals to 3 divided by c। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पॉसिबल नहीं है? देखो तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4 सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, मजा आ गया। a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9 सेटिस्फाई करेगी भाई, 1/3 पे खेलेगा। हो सकता है a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9 रखेंगे तो 1/3 रेशियो बनेगा, खेल सकता है। b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9 पे नहीं खेल पाएगा भाई। b की वैल्यू जब 3 रखोगे और c की वैल्यू 9 रखोगे तो इधर बनेगा 2/3, इधर बनेगा 3/9। कभी 2/3 1/3 के बराबर नहीं हो पाएगा, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। चमक गई बात, चमक गई चीज? Yes. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना भाई, फिर से जेईई मेंस ने इस कॉन्सेप्ट को अभी तक नहीं पूछा है, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तैयार रहना। ओके, तो होमवर्क एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस में संदेह है भाई आपको? कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? 1 से लेकर 8। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, और
चलो सर पहले 6 and 8. क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 8 पर। क्वेश्चन नंबर 1 तो सुज्ञान ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 में भी डाउट है। ओके, सुज्ञान ने कर लिया क्या क्वेश्चन नंबर 1? यस सर। कर लिया, ठीक है। सुज्ञान थोड़ा सा रोशनी डालना तो। 1658, 1568, इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में किसी को संदेह? सर सेकेंड वन। सेकेंड वन, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, 3 ही बचे हैं भाई। हाँ, कम ऑन कम ऑन। 8th वन अभिनव ने पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा है अभिनव सर ने? No sir. अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का ही पार्ट है वो। ओके, और कोई क्वेश्चन भाई देख लो, 3 बचे हैं, 3 और बचे हैं। सर वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन का है ना, कौन 8th सा वाला? है? नहीं नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है अभी। 8th वाला। अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, वो फिजिक्स में पढ़ोगे तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट खेल लूंगा उसमें, डायरेक्ट हो जाएगा। -d/4a लगा दोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। यस सर, यस। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से, संसार में पहले क्वेश्चन नंबर 1 आया। अच्छा भाई, ये है x² माइनस 4x माइनस log ऑफ a² to the base 2 is equals to 0 does not have two distinct real roots, then maximum value of a is। अच्छा, इसके कोई डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं है। अच्छा भाई, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं है मतलब कौन कौन सी कंडीशंस हो सर सकती है भाई? इक्वल रूट्स हो सकते हैं। हाँ, सेम रूट्स हो सकते हैं। इक्वल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी तो उल्टा खेलेगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा खेलेगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा खेलेगा? लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, मतलब कि रियल रूट्स ही ना हो या फिर इक्वल्स टू 0, डिस्टिंक्ट रूट्स ना हो। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी भाई, d इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इसका तनाया बताएगी भाई। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जा रहा है? तनाया डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा इसका? किस चीज में क्वाड्रेटिक है? यार तुम लोग को क्लास में नहीं बोलना रहता तो पहले बोल दिया करोगे, सर मुझे क्लास में नहीं बोलना, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। हर दिन का ड्रामा नहीं रह गया कि मैं क्वेश्चन पूछूं फिर 5 मिनट वेट करूं और फिर तुम्हारा आंसर ना आए। नहीं बोलना रहता, पहले बोल दो ऊपर में मैसेज करके, सर मैं आज की क्लास में आंसर नहीं दूंगी, ठीक है, नहीं पूछूंगा मैं। तमाशा बना के रखती है हर दिन का। अभी लिख दे, अभी सभी मैसेज कर दो जिसको आंसर नहीं करना, अभी मैसेज कर दो, मैं आंसर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अभी लिख दो, सर आई डू नॉट वांट टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। नहीं आता है, आता है ये भी नहीं बोलते हो क्लास में, मतलब टीचर बेवकूफ है, तुमसे पूछ रहा है। इतने दिन से सिखाया जा रहा है कि अरे नहीं आता तो नहीं बोलो ना भाई। नहीं बोलने में क्या तुमको प्रॉब्लम हो रही है? नॉनसेंस। अभी जिसको नहीं आता है वो बोल दे, सर मुझे आंसर नहीं करना। अभी बोल दे ऊपर में, आंसर नहीं करना है सर मुझे, पूरी क्लास में मैं कुछ नहीं पूछूंगा, और सभी की क्लास में कर दिया करो। मैं भगवान बैठा हुआ यहां पर, मुझे सारी चीज आती है। नहीं आता है बोलो, नहीं आता है। IIT JEE के टॉपर को भी सारी चीजें नहीं आती हैं, तो क्या एग्जाम देने नहीं जाता वो? इतने दिन से सिखाया जा रहा है, इतने दिन से सिखाया जा रहा है, क्लास में पूछा जा रहा है तो आंसर करो, नहीं आता तो ना बोलो।
श्रेयस कैसे लोग हैं यार ये लोग? श्रेयस यस सर। श्रेयस कैसे लोग हैं यार ये लोग? तो कुछ सर सिखाता आप क्यों नहीं यार? एकदम से बदल गए ना। हाँ हाँ हाँ, कैसा है श्रेयस? सर मूड बदल गया। सर बढ़िया। बढ़िया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज, T20 सीरीज का इंतजार कर रहा है। श्रेयस सर योगा इधर वोगा वुमर करता है? की श्रेयस योगा वोगा सर करता है? एक्सरसाइज करता है। मतलब योगा नहीं करता है? सर तो योगा नहीं एक्सरसाइज करता। इंग्लिश में करता है, योगा हिंदी में करते हैं? आर बोथ ऑफ देम सेम? इज देयर एनी इंटरसेक्शन ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज? हाँ सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है, ठीक है। चल भाई आयुष बोल तो बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? 16 plus 4 log a square to the base 2. हाँ ठीक है, एक एक करके। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू -4 ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस ऑफ लॉग ऑफ ए स्क्वायर टू द बेस 2। इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब 16 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ ए स्क्वायर टू द बेस 2 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई, तो थोड़ा सा काटेंगे पीटेंगे तो इधर बन जाएगा 4 प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वायर टू द बेस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। मस्त आंसर दिया यार। सर एक्सरसाइज करता हूं पर योगा नहीं करता हूं। कूल। लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा भाई, तो इसके बाद का नहीं चमक रहा था क्या अवधूत? इसके बाद कहानी कहां तक जाएगी? सर वो 4 RHS में जाएगा, -4 होगा वो। अच्छा अच्छा, हाँ फिर चलो ठीक है। सर वो a स्क्वायर का 2 सामने आएगा, इट विल बी 2 log of a base 2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। फिर ए स्क्वायर का 2 सामने आएगा। अच्छा हाँ, 2 टाइम्स ऑफ log log ऑफ of a base 2। a टू द बेस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। 2 से उड़ा दे, 2 उड़ा दे। सर यस तो सर। log ऑफ a टू द बेस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। फिर क्या करेंगे भाई? सर फिर एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे, 2 raised to -2 RHS में a आएगा सर। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है यहां पर क्या है? लॉग का जब बेस 2 होता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन जैसा बिहेव करता है, डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा बिहेव करता है? इंक्रीजिंग फंक्शन तो वैसे ही रहेगी इनइक्वालिटी। ये ऐसा आ जाएगा, log ऑफ a टू द बेस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ समथिंग टू द, देखो बेस तो 2 होना चाहिए, यहां पर क्या रखें? यहां पर क्या रखें? 2 raised to -2. 2 raised to the power minus of 2, ठीक है। अच्छा भैया, अब सेम खेल रहा है, अब सेम खेल रहा है भाई। बीच में इनइक्वालिटी, बेस 1 से बड़ा है तो कैसा खेलेगा? इनइक्वालिटी स्विच कर पाएगा क्या ए? नहीं कर पाएगा। सर वैसे No, 2 raised to the power minus of 2 ऐसा रह जाएगा, और a लेस देन इक्वल्स टू 2 raised to the power minus of 2 is 2 square, so 1/4 इस तरह आ जाएगा। So what is the maximum value of a? तो a या तो 1/4 है या तो उससे हमेशा छोटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू a की क्या होगी? 1/4। 1/4, ठीक है भाई। सो अब्दुल कहां फंस गए थे बेटा? 2। सर मैंने बस वो एक केस लिया था। ओके, a की वैल्यू, हाँ यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या भाई? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx, नहीं प्लस cx प्लस b, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ax स्क्वायर प्लस cx प्लस b प्लस 2cx प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और अच्छा 2 हैं, हैव अ कॉमन रूट, और दूसरा है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हाँ, हैव अ कॉमन रूट, देन बोल रहा है कि ठीक है, पहले बोल देते हैं इन दोनों का कॉमन रूट है, इन दोनों का 1 कॉमन रूट है भाई, OCR है। अच्छा, देन ये संसार में ये सारी कहानियों की बात हो रही है, तो कहानियां तो बाद में आएंगी भाई। एक ही कॉमन रूट है, तो कैसा खेलेंगे भाई? कैसा खेलेंगे हमें बेटा? सर
अब मैं कैसा खेलेंगे बेटा? सर उसी में डाउट था सर मुझे। सर अच्छा, मुझे तुझे समझ उसी में में नहीं doubt? आया कि अप्रोच कैसे होना चाहिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि ये तेरा डाउट नहीं है। अच्छा अच्छा, तो तूने अथर्व से क्यों नहीं पूछा? अथर्व ने कर लिया ये क्वेश्चन? अथर्व किया है ना बेटा ये क्वेश्चन ट्राई? यस सर। हाँ किया है, किया है। एक ही कॉमन रूट है, तो वो एक Yes, sir. कॉमन रूट कौन है? सर अल्फा डालने का और फिर सॉल्व करने का। अल्फा पहले डालने का किसी फिर सॉल्व करने का, ठीक है। अपन अल्फा डाला इसमें, तो सर ये हो गया सब्स्टिट्यूट करके सर एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने का। एलिमिनेट। हाँ एक्स सर। स्क्वायर को एलिमिनेट करने का, ठीक है। तो रख दिया भाई, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें वही कॉमन रूट वाली प्रॉपर्टी लगा देनी है, और ये भी दूसरा वाला भी हो जाएगा। ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c है ना, प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब देखो तो, अब एलिमिनेट करते हैं भाई। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड। अच्छा हाँ भैया, इसके बाद वही कहानी भाई, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो। नेगेटिव दिया, नेगेटिव दिया, नेगेटिव दिया। अच्छा तो ये तो उड़ गया भाई, ये तो उड़ गया। और संसार में क्या क्या चीज बची? संसार में बचा 2 टाइम्स ऑफ 2 और अल्फा कॉमन ले लो, तो यहां पर बचेगा c माइनस बी प्लस प्लस b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। अरे ये तो फिर वहीं पर आ गया भाई, ये तो फिर वहीं पर आ गए। यस सर। स्वामिनी दीदी यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे? स्वामिनी मैडम यहाँ पर क्या माइनस बी, सी माइनस बी को कॉमन ले लिया भाई, सी माइनस बी को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया सी माइनस बी कॉमन। अच्छा भाई, बचा फिर 2 अल्फा और यहां से -1, ठीक है। 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। फिर से कहानी वही, या तो ये 0 या तो ये 0 या तो दोनों 0। लेकिन आपको पता है कि जब c माइनस बी 0 होगा तो फिर b की वैल्यू c माइनस बी, जहां के बराबर। b की वैल्यू c के बराबर। वो बोल रहा है b की वैल्यू c के बराबर नहीं है, तो ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 0 अल्फा 2 अल्फा -1 ही 0 है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है। और अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 है, किसी भी एक में अल्फा को उठा के रख दो भाई। पहला इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b। जैसे ही मैंने इसमें रखा अल्फा की वैल्यू 1/2, a मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 से 2 उड़ा दिया। ये देखो तो अगर एलसीएम लेंगे तो a प्लस 4c प्लस 4b, क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर में 4 है, वो कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 होने के लिए न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा भाई। तो 4b प्लस 4c प्लस a 0 आ जाएगा। चमका क्या? यस सर। चमक गया, ठीक है। यस सर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। कौन कौन सा कर लिया? 1 2 कर लिया, 5th करेंगे भाई। 1 और 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में काफी ढेर सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं भाई, काफी ढेर सारे वेरिएबल्स। अच्छा भाई, बोल रहा है एल एम एन आर रियल एंड एल प्लस एम इज नॉन जीरो। अच्छा भैया, तो ये छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। एल प्लस एम नॉन जीरो, अगर कभी जेई में ये सारी चीजें देखो ना, और अगर आप कहीं पर इक्वेशन में सॉल्व करते हुए ये वाले कंडीशन पे पहुंच जाए कि भाई पहुंच गया और आपने ये चीज सेटिस्फाई कर दी कि एल प्लस एम नॉन जीरो हो रहे हैं, तो समझ जाना कि आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एल प्लस एम नॉन जीरो लेने का कंडीशन आएगी, और वहां तक अगर आप पहुंच गए तो समझ जाना कि अच्छा यहां पर तो केवल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा है कि एल प्लस एम नॉन जीरो है, क्योंकि इक्वेशन क्या गिवन है? एल प्लस एम टाइम्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एल माइनस एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। अच्छा भैया, अब जैसे ही मुझे पता चला
कि अच्छा रियल एंड इक्वल ये सब चीज निकालनी है। अच्छा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हम चेक करते हैं? रियल इक्वल, रियल अनइक्वल, इमेजिनरी इक्वल, ये सब कैसे चेक करते हैं भाई? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से। Discriminant. तो डिस्क्रिमिनेंट पे आके खेलो भाई, डिस्क्रिमिनेंट पे आके खेलते हैं। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा मेरा ए, ये वाली चीज हो जाएगी मेरा बी, ये वाली चीज हो जाएगी मेरे सी। ठीक है, ए बी सी कुछ कुछ ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो अब मैं लगाऊंगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एल प्लस एम इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय -2 टाइम्स ऑफ एल प्लस एम। बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, अभी इक्वल्स टू 0 नहीं कर रहा हूं, मैं पहले चेक करता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जा रहा है 9 टाइम्स ऑफ एल माइनस एम का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस 8 टाइम्स ऑफ एल प्लस एम का होल स्क्वायर, 8 टाइम्स ऑफ एल प्लस एम का होल स्क्वायर। अब तो आपको चमक गया होगा भाई, आयुष बोल तो क्या चमका? परफेक्ट स्क्वायर पे खेल रहा है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर पे खेल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर की, ये वाले परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। जब एल की वैल्यू एम के बराबर हो जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि एल प्लस एम हमेशा नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। तो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो एक वैल्यू 0 हो सकती है, दूसरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, दोनों का सम हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग बोलो यार, अनइक्वल लिखा है, अच्छा हुआ। TINCT होता है, मुझे पता है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आती है मुझे भी। ओके, रियल एंड अनइक्वल, कूल। काफी इंटरेस्टिंग सा प्रश्न, बड़ा दिखने वाला प्रश्न। Sir, behind the answer is given real and equal. इक्वल दे दिया है? Sir, I got it. I solved it and I got equal. You solved it and you got equal. Sir, not in this way. I solved it in another way. I took sum of roots and product of roots, and then I solved and I got equal. रियल तो आएंगे, इक्वल आने के लिए ना बेटा डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट कभी 0 नहीं आ रहा है ना, दिख रहा है ना कि भैया अगर l प्लस रियल एंड अनइक्वल ही दिया है पीछे। हाँ ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाली चीज तो हमेशा नॉन जीरो है, और किसी भी नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, किसी भी नॉन जीरो नंबर का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा अभी तो ये भी गारंटी नहीं है कि ये 0 हो रहा है। सबसे मिनिमम वैल्यू l माइनस एम की 0 हो सकती है, पर 0 और प्लस को ऐड करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तब इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, चलो भैया बढ़ते हैं आगे। शायद 6th क्वेश्चन भी डाउट में था। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, 6th क्वेश्चन भी डाउट, 5th हो गया, 6th और 8th है, 6th और 8th है, 6th और क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फिर से कुछ। अरे क्वेश्चन नंबर 6 तो अभी हमने किया भाई, ये देखो तो। यस सर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन नॉन रियल रूट। एक नॉन रियल रूट कॉमन आता है तो उसके बाद क्या हो जाता है? मतलब दूसरा इमेजिनरी दूसरा रूट भी कॉमन दोनों है। रूट्स Yes, sir. कॉमन है। एक Common. नॉन रियल रूट कॉमन होने का मतलब ही है दोनों रूट्स कॉमन है। तो फिर से इसने आधा सच बोला है भाई। अश्वत्थामा हतो हतो नरुनवा की हस्ती। ठीक है, उसी टाइप का कुछ। ओके, तो देन आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो चलो इतना तो चमक गया ना भाई, इतना तो चमक गया यासर कि दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे। एक रूट कॉमन पे नहीं खेलेगा, दोनों रूट्स कॉमन हो Yes, जाएंगे। यासर को बोलने दे। यासर, अरे बोल भाई। हाँ सर। इतना तो कॉमन हो गया कि अगर एक कॉमन नॉन रियल रूट है, इसका मतलब दोनों रूट्स कॉमन है। और अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो ये वाली चीज सत्य है क्या भाई? a अपॉन सी, b अपॉन बी, c अपॉन ए सत्य है? हाँ सर। ये सत्य है, ये वाली चीज तो 1 है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट a अपॉन सी विल बी इक्वल्स टू c अपॉन ए। अच्छा, ये तो बाद में आने वाला है, लेकिन
इन दोनों से क्या मिलेगा, इन दोनों से मिलेगा a इज इक्वल्स टू सी, a इज इक्वल्स टू सी। अच्छा क्या क्या बोल रहा है ये, यहां पर अच्छा a इज इक्वल्स टू सी और इससे मिल रहा है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस सी। अच्छा तो जब मैंने ये वाले इक्वेशन 1 और 3 को लिया, 1 और 3 को लिया, इक्वेशन नहीं 1 और 3 के रेशियोज को लिया तो ये मिला। जब मैंने 1 और 2 को लिया, 1 और 2 को लिया भाई, ये देखो 1 और 2 को लिया तो ये मिला, 1 और 3 को लिया, 1 1 और 3 को लिया तो ये मिला। तो मतलब दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनियन होना चाहिए या इंटरसेक्शन होना चाहिए? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। चमकना चाहिए, ये वाली बात चमकनी चाहिए कि जब a की वैल्यू माइनस ऑफ c के बराबर होगी तो क्या ये वाले इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे? यहां पर आएगा 1, इधर आएगा -1, झूठ हो जाएगी भाई, सत्य नहीं रहेगा। सत्य नहीं रहेगा तो भाई इसका मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है a की वैल्यू c के बराबर होनी चाहिए, एक ये सॉल्यूशन है। और जब a की वैल्यू c के बराबर है तो c वाला ऑप्शन तो गलत है, c वाला ऑप्शन तो गलत है। देख क्या a की वैल्यू प्लस माइनस सी नहीं है? सोचो भाई, सोचो कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सोचो मम्मी और पापा दोनों थे, मम्मी ने बोला तुम्हें बर्गर खाना है और पिज्जा खाना है, पापा ने बोला तुम्हें केवल पिज्जा खाना है, तो भैया दोनों की बात मानोगे ना भाई, दोनों की बात माननी पड़ेगी ना भाई। ये वैसे ही हो रहा है कि यहाँ पर 2-3 अलग अलग रेशियोज हैं, दो अलग अलग इनइक्वालिटी, सॉरी दो अलग अलग इक्वेशंस बन रहे हैं और दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मम्मी की बात नहीं मारोगे तो पापा से मार खाओगे, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर डैड देन मम्मी से मार खाओगे। तो ठीक है, मार तो खा सकते हो। अच्छा भाई इसके बाद अरे ये पहला और दूसरा ऑप्शन कैसे आएगा भाई? ये पहला दूसरा ऑप्शन कहां से आएगा इस संसार में? इसको लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इमेजिनरी रूट्स पे खेलना पड़ेगा। दोनों के इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब पहले वाले के भी इमेजिनरी रूट्स होंगे। और अगर पहले वाले इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं, अगर पहले वाले इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। लेकिन a तो मेरा c के बराबर है, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर लेस देन 0 होगा, क्योंकि a और c तो बराबर हैं। ये चाहता है हमसे कि c स्क्वायर की जगह हम क्या ले लें, a स्क्वायर ले लें, क्योंकि a और c बराबर हैं तो a रखो चाहे c रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब b स्क्वायर इज लेस देन 4a स्क्वायर। अब अगला स्टेप, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो समझने आ क्या आएगा आंसर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया भाई, mod of b is less than mod of 4a. mod of b is less than mod of 4a। 4 mod of a. 4 mod of a नहीं होगा बेटा, 4 का भी तो स्क्वायर रूट लोगे ना, तो 2 mod of a. ठीक है, हाँ 2 mod of a हो जाएगा। तो a वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन a था, ये भी करेक्ट है। और वैसे ही अगर आप दूसरे वाले पे खेलोगे ना, दूसरे वाले इक्वेशन को ले लोगे, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल्स टू 0, और इसके लिए जब आप लगाओगे b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac इज लेस देन 0, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करोगे क्योंकि इसके पास भी इमेजिनरी रूट्स हैं। तो यहां पर देखो तो b वाले ऑप्शन में c लेके जाना है, तो मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूं, b स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि a और c बराबर हैं तो 4c स्क्वायर इस तरह लिख लेते हैं, और बस b स्क्वायर इज लेस देन 4c स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेंगे तो मॉड b इज लेस देन 2 मॉड c। तो b वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, d वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, इसका मतलब केवल c वाला गलत है। चमक गई चीज। सर वो बी वाला ऑप्शन हम ए में डायरेक्टली सी भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते थे। अरे सही बोला, सही बोला, सही बोला, मैंने काफी लंबा किया है, अवधूत सही बोल रहा है भाई। डायरेक्ट ए वाले ऑप्शन में ए की जगह पर सी रख देंगे, काफी ज्यादा मैंने मेहनत की। ठीक है, तो बहुत सही, बहुत सही, मुझसे मिस हो गया वो चीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपने शायद 8 बोला है, हाँ 6 के बाद 8 बोला है, सो 6 हो गया भाई। चलो 8 की ओर आगे बढ़े, सभी देख लो एक बार, हो गए ना सारे क्वेश्चंस? Yes. यहां तक के हो गए।
क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। यस सर। वैसे तो ये धर्म है आपके फिजिक्स टीचर का कि वो आपको ये चीजें पढ़ाएं और वो अवश्य ही पढ़ाएंगे, ठीक है, तथास्तु। पर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ अ स्टोन इज थ्रोन इन एयर विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। अच्छा भाई, तो पहले इसको थोड़ा सा चमकना चाहिए कि हो क्या रहा है भाई संसार में। अच्छा, संसार में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, शायद सर ने बताया होगा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर कोई चीज फेंक रहे हैं। मैंने भी आपको बताया था कि मैक्सिमम जो रेंज मिलता है वो 45 डिग्रीज में मिलता है। मैक्सिमम रेंज मतलब मैं अगर इसी एंगल पे एक जैवलिन थ्रो करूं तो पता है ना, जैवलिन थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम जो रेंज चाहिए वो मैक्सिमम रेंज कब मिलता है भाई, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज पे मिलता है। थोड़ा थोड़ा सर ने आपको शायद मुझे लगता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी मैंने भी नहीं पढ़ाया, शायद सर ने बता दिया होगा कि इस u का कंपोनेंट होता है अलोंग x एक्सिस u cos थीटा, और इसी u का कंपोनेंट होता है अलोंग y एक्सिस u sin थीटा। ये बताया क्या सर ने? यस सर। सर ये वेक्टर्स में बताया था, बट ऐसा प्रोजेक्टाइल ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल अभी use आएगा, नहीं ऐसा किया था। नहीं सर नहीं बताएंगे, प्रोजेक्टाइल अभी आएगा तो सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा पहले आ गया है, थोड़ा सा पहले आ गया है। हाँ, तो अब क्या होता है कि जब आप किसी थीटा एंगल से u वेलोसिटी से कोई चीज को थ्रो करते हो ना, तो वो चीज ऊपर भी जाती है और वो चीज आगे भी जाती है, ठीक है। अगर मैं इस पेन को थ्रो कर रहा हूं, जो कि करूंगा नहीं, तो वो ऐसे जाके ऐसे जाता है, ठीक है। ऐसा कभी पाइप से पानी फेंको तो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है, ठीक है। और बताया ही था कि कोई आंटी है आसपास की, अगर आपको बहुत परेशान कर रही हैं, जैसे मेरे पास भी हैं, तो उठाओ पत्थर फेंको उनके घर पर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका अच्छा होना चाहिए, तभी जाएगा, निशाना बैठेगा। अच्छा भाई, तो जो मैक्सिमम हाइट होती है, क्या किस चीज की बात कर रहा, हाँ, जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कहीं ना कहीं कौन सी वेलोसिटी कंपोनेंट पर डिपेंड करती है? मैक्सिमम हाइट u sin थीटा वेलोसिटी कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। जो u का y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसके अलोंग, उस पे डिपेंड करती है मैक्सिमम हाइट। अच्छा, तो मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हो ये वाली चीज। मैं केवल मैक्सिमम हाइट के लिए जो टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए जो टर्म लिखा हुआ है, केवल सॉरी ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल उन्होंने दे दिया है, मतलब मैथ्स में उन्होंने ये वाला ट्रेजेक्ट्री दे दिया है कि जो y एक्सिस पे वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हो जाता है डिस्टेंस x टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा माइनस g टाइम्स ऑफ x स्क्वायर टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ x स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये आप लोग सिंपल है, ये प्रूफ भी कर सकते हो। आपको वो वाला पता है क्या, s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ, सॉरी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये Yes, वाला yes, फॉर्मूला yes, पता है sir. क्या? कुछ यही Yes, वाला yes, फॉर्मूला sir. यूज हो रहा है। अच्छा, तो अच्छा, तो x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या है? मैं इसको क्यों प्रूफ करा रहा हूं, ठीक है, ओके, मैं नहीं कराता हूं इसको प्रूफ, ठीक है। इसके रीजंस हैं अपने कि जब सर कराने ही वाले हैं तो मैं क्यों कराऊं, पर ओके, मान लो कि उसका टोटल टाइम जितना वो ट्रैवल कर रहा है, टोटल टाइम वो ट्रैवल कर रहा है t, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा t, यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा t, ठीक है। तो देखो, तो x एक्सिस के लिए जो मैं डिस्टेंस लिखूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाली चीज पता है आपको? नहीं पता? यस सर। yes, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा भाई? स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम टेकन। अब ऐसा नहीं है जितने टाइम में वो यहां से यहां तक जाता है उतने टाइम में वो ऊपर वाला, वो वर्टिकल मोशन उसका और हॉरिजॉन्टल मोशन उसका बिल्कुल सेम समय में हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो पहले ऊपर चला जाता है 3 घंटे बाद फिर हॉरिजॉन्टल मोशन करता है।
टाइम ऑफ फ्लाइट तो उसका सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो उसका सेम है। जितने देर में वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स एक्सिस में जा रहा है, उतने देर में वो ऊपर से नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज u cos थीटा इनटू टाइम। तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम क्या हो जाएगा भाई, x डिवाइडेड बाय u टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। यही वाला टाइम यहां पर हम लाकर सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, यही वाला टाइम हम यहां पर लाकर सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। फिर से सुनना, क्वेश्चन बनाने वाले ने ये वाला इक्वेशन डायरेक्टली दे दिया है, मैं आपको बस बता रहा हूं कि वो वाला इक्वेशन कैसे आता है, ठीक है। और y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या हो जाएगा भाई, y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हो जाएगा स्पीड अलोंग y एक्सिस, यानी u sin थीटा इनटू टाइम टेकन। अरे आपको पता है ना ये वाली चीज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यही वाला इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूं। डिस्टेंस सॉरी स्पीड अलोंग y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और जो ग्रेविटी है, आप ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो लेकिन ग्रेविटी किधर लगती है, नीचे की तरफ लगती है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरह ट्रीट करेंगे, तो हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ, तो एक कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है g लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और टी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दें भाई, टी स्क्वायर की वैल्यू अभी के लिए टी स्क्वायर रखते हैं, बाद में टी की ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो तो ये ऐसा हो जाएगा u टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू है x डिवाइडेड बाय u टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा माइनस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, u को u से उड़ा दोगे, साइन थीटा बाय cos थीटा लिख लोगे tan थीटा, उसके साथ एक x फ्री में मिल रहा है, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर एंगल थीटा। चमक गई चीज? यस सर। ठीक है। अब कहीं ना कहीं, अब देखो प्रूफ कैसे हुआ वो तो समझा दिया, वो चीज थोड़ा सा आप अब पूरा फिजिक्स में पढ़ोगे, बस ऐसे ही कि सर हमें में बात नहीं कर रहे हैं, मैंने प्रूफ कर दिया। फिर से सर अच्छे से कराएंगे, घबराओ मत, जिसको समझ में नहीं आया सर फिर से कराएंगे, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये सोचो तो ये वाली चीज को मैक्सिमाइज करना है, ये वाली चीज को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, ये y को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि y एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो y के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, y एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं वो y के फॉर्म में लिख रहा हूं। इसका मतलब कि भैया इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब है मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैक्सिमाइज कर रहा हूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैक्सिमाइज कर रहा हूं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, देखो तो y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब RHS की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और RHS कुछ ऐसा है, हाफ इंटू g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस x tan थीटा प्लस 0। ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमा नहीं चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। ये किस में क्वाड्रेटिक है पहले चेक करो, x में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें ये है मेरा a, ये है मेरा b और ये है मेरा c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो अब कंपैरिजंस होंगे तो पता चलेगा ये बनने वाला है a, ये बनने वाला है b, ये बनने वाला है c। पर जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होना चाहिए। और मजे की बात, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, जब आप किसी पत्थर को फेंकते हो इस तरह की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे करके, तो वो एक पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करता है, ठीक है। ये जो पाथ होती है ये पैराबोलिक पाथ होती है, और ये पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन क्या होता है भाई,
यही होता है उसका इक्वेशन, यही होता है उस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन, उस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन यही होता है। ठीक है, मतलब आप किसी भी एंगल थीटा से फेक करके चेक कर सकते हो कि अरे सुज्ञान तेरे को सर्दी हो गई है क्या। ठीक है, आप किसी भी एंगल से फेक करके ऐसा चेक कर कर सकते हो कि किसी गिवन टाइम पे उसने कितना हाइट ट्रेवल किया और कितना एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो दो तीन चीजें बताई हैं अभी। पहली चीज कि जब भी हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर जो प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल का मतलब ही होता है एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आ जाएं, तो एक पैराबोलिक पाथ शो करता है। वो पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है y = x tan थीटा माइनस हाफ gx² अपॉन u² cos² थीटा। आपको याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट भी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ाया गया, कहां पढ़ते हो यार तुम कॉलेज में, तो सर पढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि वो एक पैराबोलिक पाथ है, वो एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, वो एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला क्या देता है, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा देता है। मैक्सिमा। अब क्यों देता है मैक्सिमा, क्योंकि देखो cos स्क्वायर थीटा जो है भाई, अरे ब्लैक हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, ये जो cos स्क्वायर थीटा है, ये जो cos स्क्वायर थीटा है, ये हमेशा पॉजिटिव, अरे दुनिया में किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव है। तो ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव, ग्रेविटी मेरी पॉजिटिव, इसमें 10 लेने को बोला है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, 9.8 भी ले सकते हो। ग्रेविटी मेरी पॉजिटिव, जब उसको -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना भाई, आएगी ना, ए की Yes, वैल्यू sir. नेगेटिव आएगी, ए की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब इसका मिलेगा मुझे मैक्सिमा, और मैक्सिमम, मैक्सिमा मिलेगा x = -b/2a पर, और मैक्सिमम मिलेगा y = -d/4a पर। अभी वो मुझे बोल रहा है कि मैक्सिमम निकालो, मैक्सिमम निकालो, और जो मैक्सिमम होगा ना, जो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही होती है मैक्सिमम हाइट, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होता है मैक्सिमम हाइट। मतलब अगर वो t टाइम तक ट्रेवल कर रहा है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, आधे टाइम में वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है, और उसके आधे टाइम में वो अपनी मैक्सिमम हाइट से 0 तक जाता है। ठीक है, ये सब चीज तो फिजिक्स में पढ़ना है, केवल मैं मैक्सिमम हाइट निकाल लेता हूं अभी। मैक्सिमम हाइट मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू, y एक्सिस पे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसके लिए -d/4a निकालना है, और -d/4a का मतलब है y = -b² - 4ac divided by 4 times of a, b² - 4ac। अरे आपको पता है c जब 0 हो जाएगा तो 4ac भी 0 हो जाएगा, तो संसार में बची क्या चीज भाई, -b² अपॉन 4a। अब -b² अपॉन 4a थोड़ा मेरी मदद करो, तो -b² में बार बार ऊपर नहीं जा सकता, सो -b² क्या हो जाएगा, -b² tan² थीटा हाँ, -tan² थीटा, -tan² थीटा डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ a, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ a, और a है माइनस ऑफ हाफ ऑफ, यार माइनस हाफ g(u²) cos² थीटा, माइनस हाफ g डिवाइडेड बाय u² cos² थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 छूट गया क्या, हाँ 4 छूट गया, -d/4 टाइम्स ऑफ a, माइनस से माइनस को उड़ाया, ये y मैक्स है, यही मैक्सिमम हाइट है, और ये वैल्यू आ जाए। अरे tan² थीटा को तो आप जानते हो, ये क्या होता है, sin² थीटा अपॉन cosine² थीटा डिवाइडेड बाय, ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज है g डिवाइडेड बाय 2u² cos² थीटा मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा भाई, cos² से cos² को उड़ाया, 2 से 2 को उड़ा दिया, बस इतना ही उड़ रहा है क्या, बस इतना ही उड़ रहा है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ g, u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय
2 टाइम्स ऑफ जी, यही होता है आपका मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। ओके, चलो भाई पढ़ें आगे। Yes, sir. अच्छा, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए मुझे मैक्सिमम हाइट मिलेगी? कोई दिमाग लगा सकता है क्या? अनीशा बेटा, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए मुझे मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी? 90। हाँ, जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल बनाओगे 90 डिग्री का, तो सबसे दूर जाएगा ना भाई, सबसे ऊपर जाएगा ना। नहीं चमका? मैक्सिमम हाइट के लिए उसको इधर फेंको ही मत, उसको इधर फेंको, एकदम ऊपर फेंको, सर के ऊपर फेंको, सर के आके नीचे गिरेगा, जो भी है ऐसा कुछ। ठीक है, तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर अपॉन 2g होगी, और u स्क्वायर अपॉन 2g आप 10th कब था तुम्हारा, 9th या 10th में कभी निकालोगे। मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर अपॉन 2g, आपने 9th या 10th में कभी किया होगा। ठीक है, इसी साल फिजिक्स में निकाला है। कर लिया, ठीक है, अच्छा है, मस्त है, मजा आ गया। ओके, तो समझ में आ गया भाई सभी को? हमने क्या किया, हमने तो सिंपल पैराबोला का फॉर्मूला लगा दिया। वहां पर सर पूछेंगे जब पैराबोला का फॉर्मूला, तो ये मत बोलना कि सर मैथ्स में तो पढ़ाया ही नहीं है, अब पढ़ा दिया है। ठीक है, -d/4a, जहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है। अगर बोलेंगे सर कैलकुलस लगा के निकालो, भाई कैलकुलस भी आता है हमें। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे, पर अभी थोड़ा बहुत हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, इसलिए कैलकुलस में बिल्कुल नहीं घुसे हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर बोल रहा है, मेरे पास टर्म्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2bx। अच्छा भाई, और फिर बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2ax। अच्छा भाई, हैव वन एंड ओनली वन कॉमन रूट। ठीक है, वन एंड ओनली वन कॉमन रूट, ऐसा लग रहा है कुछ बेच रहा है वो। वन एंड ओनली वन कॉमन रूट, देन मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या? ठीक है, अच्छा, तो इसका एक ही कॉमन रूट है। ओके, एक ही कॉमन रूट है, तो मॉड ऑफ a माइनस बी तक पहुंचना है। अच्छा, तो शुरुआत कहां से करनी होगी भाई? कैसे शुरुआत करें इसकी? सर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, लिख लेता हूं मैं। देखो तो ये वाला इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ। अच्छा भाई, अब एक कॉमन रूट की बात तो कर रहा है, लेकिन ये वाली चीज देख करके आपका कुछ मन कर रहा है क्या? मन में लड्डू फूट रहे हैं क्या भाई? ये वाली चीज देख करके किसी के मन में लड्डू फूट रहे हैं, या ये वाली चीज देख करके किसी के मन में लड्डू फूट रहे हैं क्या? सर x प्लस a का होल स्क्वायर या x प्लस b का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, लड्डू फूट गए। तो लड्डू फूट गए, तो अभी मैं वो वन कॉमन रूट तक नहीं जा रहा हूं, वन कॉमन रूट तक नहीं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये x प्लस b का होल स्क्वायर है, और ये दूसरा वाला x प्लस a का होल स्क्वायर है। और जब भी ऐसा वाला फॉर्म देखो ना, इसका मतलब वो इक्वेशन चीख चीख कर बोल रहा है कि भाई मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बना के खेलो, परफेक्ट स्क्वायर बना के खेलना है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर तो बना लिया, चलो, लेकिन जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, अनीशा बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा? इसमें क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ x प्लस बी। अच्छा, करेक्ट है, मॉड ऑफ x प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, और इधर आ जाएगा इक्वल टू 1, मॉड ऑफ x प्लस a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी तक मैंने क्वेश्चन की तरफ नहीं देखा है, अभी तक ऐसा सॉल्व करने का मन कर रहा था, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर पे खेल रहा था, तो बस मन किया तो ऐसा लिख लिया है। अच्छा, मन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं अभी तक हम। ठीक है भाई, ओके, ठीक है। हाँ भैया, अब यहां से मैं बोल सकता हूं कि या तो x प्लस बी प्लस 1 के बराबर है, या तो x प्लस बी माइनस ऑफ 1 के बराबर है। सेम चीज RHS के लिए भी बोल सकते हैं भाई, या फिर x प्लस a 1 के बराबर है, या फिर x प्लस a माइनस ऑफ 1 के बराबर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं अगर ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन लिखता हूं, ये दोनों इक्वेशन लेता हूं,
क्योंकि जब मैं ये वाले दोनों इक्वेशंस लूंगा तो देखो क्या मिलेगा, पहले यही दोनों लेके सॉल्व करते हैं। अगर मैं x प्लस बी इज इक्वल टू 1 और x प्लस ए इज इक्वल टू 1 लेता हूं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर x प्लस बी भी 1 है और x प्लस ए भी 1 है, x प्लस बी इज इक्वल टू 1 और x प्लस ए इज इक्वल टू 1, तो देखो तो यहां से अगर मैं a माइनस बी निकालने की कोशिश करूं तो देखो इधर माइनस माइनस माइनस, यहां से b माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। अच्छा, लेकिन इन दोनों के तो केवल एक ही कॉमन रूट है, तो जब b माइनस ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब b की वैल्यू a के बराबर। और देखो तो ध्यान से इसको, जब आप b की जगह पर a रखोगे तो फिर से दोनों इक्वेशन सेम पिंच खेलेंगे, सेम पिंच खेलेंगे। अगर सेम हो जाएंगे तो एक रूट कॉमन नहीं होगा, 2 रूट्स कॉमन हो जाएंगे। लेकिन उसने स्ट्रिक्टली बोला हैव वन एंड ओनली वन कॉमन रूट, वन एंड ओनली वन कॉमन रूट। इसका मतलब ये गलत है भैया, ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए अभी 0 नहीं आने वाला। ये वाले दोनों इक्वेशन लेकर के कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला जिंदगी से। तो जब मैं ये वाले दोनों इक्वेशंस लूंगा, अब मैं ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन ले रहा हूं, दूसरा वाला इक्वेशन ले रहा हूं, ठीक है, ये वाला इक्वेशन ले रहा हूं, ठीक है, और ये दोनों लेंगे तो एक से आया x प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, दूसरे से आया x प्लस ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। यहां से आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि जब आप x को उड़ाओगे तो इधर आ जाएगा b माइनस ए इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b माइनस ए इज इक्वल्स टू 2। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो b माइनस ए की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 हो सकती है। एक सॉल्यूशन मिल गया इधर से। अच्छा, फिर से सोचो, यहां तक तो चमक गया होगा आपको, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जब मैं ये दोनों लूंगा, सोचो तो जरा, जब ये दोनों इक्वेशंस लेंगे x प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 और x प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, और फिर से जब माइनस करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे, तो फिर से आ जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर से b माइनस ए इज इक्वल टू 0, फिर से यहीं पहुंच जाएंगे। और ये तो नहीं चाहिए आंसर में। जब आप इसको और इसको लोगे ना सॉरी, इसको और इसको लोगे, तब आ जाएगा आपका b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। जब आप इसको और इसको लोगे, तब आपका आएगा b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। और उस वाले से अगर b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 आ रहा है, b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, तो फिर से जब आप दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे, मॉडुलस ऑफ b माइनस ए लोगे, तो वो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। काफी दूर तक हम आ गए, ठीक है। तो चमक गया होगा भाई सभी को। यस सर। अभी तो b माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। ओके, चल क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ 10th, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, ऊपर। नहीं, वो नीचे का पार्ट जिधर आपने वो x प्लस ए एंड x, वो दोनों x प्लस ए की इक्वेशन नहीं लिए थे उधर। यहाँ हाँ सर, यही अभी इसको तुम अब करते जाने पहले तुम समझोगे क्वेश्चन को, क्या करना है। बढ़े आगे सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0 और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अच्छा भाई, एक और चीज दिया है,
अपर केस ए एन या कैपिटल ए एन इज इक्वल्स टू अल्फा रेज टू द पावर एन प्लस बीटा रेज टू द पावर एन, ठीक है। और इसकी वैल्यू पूछ रहा है कैपिटल ए एन प्लस 1 माइनस ए टाइम्स ऑफ ए एन प्लस बी टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा भैया, तो पहले वाले इक्वेशन के अगर रूट्स हैं अल्फा बीटा, अगर इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो जल्दी से मुझे कोई बताएगा क्या अल्फा बीटा के बीच में दो रिलेशंस? अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अरे भाई इस इक्वेशन के लिए क्या रिलेशंस बनेंगे? ये बन जाएंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज ए और अल्फा बीटा इज बी, ठीक है। अब देखो, जो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है उसके बारे में सोचते हैं। ये वाली चीज गिवन है, अगर ये वाली चीज गिवन है तो ए एन प्लस 1 क्या होगा? जब यहां n था तो पार में था एन एन, जब यहां n प्लस 1 हो जाएगा तो पार में क्या हो जाएगा? अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1। ये वाला स्टेप आया क्या सभी को समझ में भाई? जब ऊपर n था तो nn लिख दिया था, अल्फा पावर n बीटा पावर n। जब n प्लस 1 हो गया तो अल्फा पावर n प्लस 1 बीटा पावर n प्लस 1 हो गया, ठीक है। चमक गई ये चीज? यस सर। सभी को आया ना समझ में भाई? यस सर। Yes, sir. यस Yes. ठीक है। चिन्मय समझ में आया ना बेटा? चिन्मय समझ में आया? ओम समझ में आया बेटा? यस सर। चल, अब इसके बाद बोल रहा है कि माइनस ऑफ ए टाइम्स ऑफ ए एन। तो ए एन की वैल्यू तो अल्फा एन बीटा एन ही है, ए एन की वैल्यू तो अल्फा रेज टू द पावर एन प्लस बीटा रेज टू द पावर एन ही है, और प्लस बी टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1। ए एन माइनस 1 मतलब अल्फा रेज टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा रेज टू द पावर एन माइनस 1, ऐसा कुछ है। अच्छा भाई ठीक है, तो देखो तो ए की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू है अल्फा बीटा, दोनों वैल्यू इधर रख देते हैं उठा करके, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस ए टाइम्स ऑफ, अब ए की जगह पर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा n प्लस बीटा n, प्लस बी की जगह रखेंगे अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा रेज टू द पावर n माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। निश्चित बोल दे तो बेटा, निश्चित पहला वाला है अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1। हाँ भाई, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा रेज टू द पावर, हाँ निश्चित बोल। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज हुआ है, तो ये वाली चीज आ जाएगी, और फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अल्फा रेज टू द पावर n बीटा, अल्फा रेज टू द पावर n बीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर ये दोनों भी ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जल्दी से नोट कर लो भाई। सर यहाँ पे एक डाउट है सर। सर जरा नेटवर्क कनेक्शन गया था सर, जरा पहला स्टेप समझाओ ना सर वहाँ। कौन सा? सर जरा ऊपर सर, वो एन वाला। हाँ, ये वाली चीज गिवन थी, जब n की जगह पर n प्लस 1 रखा, तो देखो तो हर जगह n प्लस 1 रख दिया, अल्फा और बीटा में जो n पावर है उसकी जगह पर n प्लस 1 रख दिया। वैसे ही a टाइम्स ऑफ an था, तो a टाइम्स ऑफ an की वैल्यू रख दी, प्लस b टाइम्स ऑफ an माइनस 1 था, तो b टाइम्स ऑफ an माइनस 1 का मतलब अल्फा का पावर भी n माइनस 1 और बीटा का पावर भी n माइनस 1। उसके पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की ये वैल्यूज आ रही थी, तो ये दोनों वैल्यूज उठा के मैंने यहाँ पर रख दी, तो एक को रिप्लेस किया अल्फा प्लस बीटा से और बी को रिप्लेस किया अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा से, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद बस सॉल्व कर लिया मल्टीप्लाई करके। यस।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है अरुण? हाँ पढ़िए। हाँ 39। अरुण का weight कितना है? पढ़े आगे भाई। His brother weight 40 kg। चलो Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, 11 में बोल रहा है कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। और फिर जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई, हैव, अब देखो इसमें बोल रहा है कि ईच पेयर हैज वन रूट इन कॉमन। ईच पेयर मतलब दो दो का पेयर लोगे तो सभी के पास एक एक कॉमन रूट है, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर पहले वाले का रूट अल्फा और बीटा ले लें और दूसरे वाले का बीटा और गैमा ले लें और तीसरे वाले का गैमा और अल्फा ले लें, तो देखो तो एक एक कॉमन रूट हो जाएगा। आप कोई भी दो इक्वेशंस उठाओगे तो सबके पास एक एक कॉमन रूट हो जाएगा। देखो तो ऐसा दिख रहा है क्या? सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला लिए तो बीटा कॉमन रूट है, सेकंड और थर्ड लिए तो गैमा कॉमन रूट है, और फर्स्ट और थर्ड लिए तो अल्फा कॉमन रूट है, ठीक है। तो ईच पेयर इज हैविंग वन कॉमन रूट। तो ये वाली चीज शो करनी है। कौन सी चीज भाई? a प्लस सी प्लस ई का होल स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ दिस थिंग। ओके, तो जल्दी से भाई ये सारी चीजें कब एक दूसरे से रिलेट हो पाएंगी भाई? जब मैं इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की प्रॉपर्टी पे आ जाऊं। तो देखो तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? माइनस ऑफ बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे? सी अपॉन ए। वैसे ही सम ऑफ रूट्स होंगे माइनस ऑफ बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे सी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स होंगे माइनस ऑफ बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे सी अपॉन ए, ठीक है। अब सोचो, ये सारी चीजें तो हमें पता है, मुझे एलएचएस के बारे में सोचना है। मुझे एलएचएस के बारे में सोचना है। सर अपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में सभी जगह अल्फा बीटा लिखो। सॉरी, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? बी है, बी गैमा गैमा अल्फा, बी गैमा और गैमा अल्फा, करेक्ट है। बीटा गैमा और गैमा अल्फा। अच्छा, अब देखो तो एलएचएस में जो टर्म है, एलएचएस में जो टर्म है वो है ए प्लस सी प्लस ई का होल स्क्वायर। ये एलएचएस का टर्म है, ठीक है। तो a प्लस सी प्लस ई का होल स्क्वायर मुझे चाहिए, और a की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा। c की वैल्यू है माइनस बीटा माइनस गैमा, और e की वैल्यू है माइनस गैमा माइनस अल्फा। तो इसके होल स्क्वायर की बात हो रही है भाई। अच्छा, तो ये नेगेटिव साइन से किसी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं सारे के सारे नेगेटिव साइन को बाहर लेके स्क्वायर कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिंपली मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा मल्टीप्लाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ऐसा कैसे आ गया भाई? दो अल्फा है, दो बीटा है, दो गैमा है, अगर इसका होल स्क्वायर आ रहा है तो ये कुछ ना कुछ ऐसे बन रहा है, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा एलएचएस, ठीक है। अब एलएचएस को इससे ज्यादा मैं एक्सपैंड नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि आरएचएस में मुझे एक 4 दिख गया, आरएचएस में मुझे एक 4 दिख गया है, ठीक है। तो 4 4 मैचिंग खेलेंगे, तो अंदर वाली चीज को अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का होल स्क्वायर बना दूं, आरएचएस में 4 के बगल में जो ब्रैकेट्स में रखा हुआ बड़ा वाला चीज है वो एसी ई ए सी ए जो भी लिखा हुआ है, अगर मैं उसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का होल स्क्वायर बना दूं तो फिर एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज चमक गई भाई। यस सर। तो अब आरएचएस के बारे में सोचते हैं। अच्छा, अब आरएचएस के बारे में सोचते हैं भाई। तो मेरा जो आरएचएस है, आरएचएस के बारे में मैं सोच रहा हूँ 4 के बारे में बिल्कुल बिल्कुल 4 की चिंता नहीं करनी है। जो अंदर में रखे हुए टर्म्स है केवल उनकी चिंता करनी है, और अंदर में रखे हुए टर्म्स हैं AC प्लस CE प्लस EA माइनस B माइनस D माइनस F। अच्छा भाई, इनकी चिंता तो करनी है, पर ये सब कौन कौन है? तो AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। AC की वैल्यू, ये नेगेटिव ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ C विल गिव मी AC। तो AC की वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय
बीटा प्लस गैमा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस गैमा। तो लिखते हैं भाई, लिखते हैं, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस गैमा, ओके, प्लस सीई, सीई 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 है, सीई है, सीई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, बीटा प्लस गैमा मल्टीप्लाइड बाय गैमा प्लस अल्फा, ओके, प्लस ये है वही हो जाएगा, रिपीट कर लेंगे, वापस जाना पड़ेगा भाई, ये है थर्ड वाले को फर्स्ट वाले से, तो अल्फा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और मल्टीप्लाइड बाय गैमा प्लस अल्फा। अच्छा, माइनस बी माइनस डी माइनस एफ, माइनस बी क्या है, अल्फा बीटा, डी है बीटा गैमा, गैमा अल्फा, सो माइनस बी मतलब माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गैमा माइनस गैमा अल्फा, ये हो गया भाई। अब थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो भाई, थोड़ा सा प्रदर्शन करो अपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स का, तो अल्फा प्लस बीटा ये दे देगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी सारे के ट्रेंड्स देख लेंगे, तो यहां से मिलेगा मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गैमा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गैमा, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। तो दूसरे वाले से क्या मिलेगा भाई, दूसरे वाले से मिलेगा, यहां पर बीटा स्क्वायर मिल रहा था, यहां पर गैमा स्क्वायर मिलेगा, गैमा स्क्वायर मिलेगा और बाकी ये सारे टर्म सेम मिलेंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गैमा प्लस बीटा गैमा। तीसरे वाले में मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस उनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीनों ऑर्डर में आएंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा। अच्छा भाई, माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गैमा माइनस गैमा अल्फा, तो एक अल्फा बीटा बीटा गैमा गैमा अल्फा कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और जो बचे हुए टर्म्स हैं वो कुछ ऐसे बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर तो रहेगा, और देखो तो ये जो अल्फा बीटा 2 बार दिख रहा है, ये बना देगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, वैसे ही बीटा गैमा, वैसे ही गैमा अल्फा, ऐसा कुछ बना देगा, ऐसा कुछ बना देगा। तो आपको पता है कि ये किस चीज का होल स्क्वायर है भाई, ये तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का होल स्क्वायर है। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वाली चीज का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू LHS, तो LHS और RHS बराबर हो गए भाई, ठीक है। तो पेयर ऑफ कॉमन रूट सीखा हमने, सीखा क्या भाई, कि अगर पेयर वाइज कॉमन रूट्स होंगे तो इस तरह से लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो भैया जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं एडवांस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा हाँ, वो तो बनने है ना, हाँ उसको 5 मिनट पहले ही देते हैं, मानवी को भी है, मानवी, हाँ उधर तो मानवी बोलती है। बड़े भाई आगे, ओके ओके, इवन तो इसका नाम है एडवांस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पर ये जेईई मेंस में भी आता है, ठीक है। सो शुरू करते हैं भाई, एडवांस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अ गिवन नंबर, सारे कंडीशंस निकाल रहे हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है अ गिवन नंबर K lies in between the roots of a quadratic equation. अच्छा,
अब देखो इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि वो कंडीशन निकालो, या वो कंडीशन क्या होगी जब एक नंबर हमेशा मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स के बीच में लाई करता है, तो ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो सारे के सारे केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, इसके लिए वो सारे के सारे केसेस को क्या मैं किसी एक कंडीशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वो कंडीशन खोजनी है। सारे के सारे केसेस जो पॉसिबल हो सकते हैं, क्या वो सारे के सारे केसेस किसी एक कंडीशन से मैं डिनोट कर सकता हूं, किसी एक कंडीशन से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वो सारे के सारे कंडीशंस खोजने हैं। तो हम क्या करेंगे भाई कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं जब पॉसिबल हो रहे हैं, तभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट्स पॉसिबल हो रहे हैं, तभी कोई गिवन नंबर के उनके रूट्स के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये चीज तो चमक गई भाई। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट्स पॉसिबल होंगे तभी तो एक नंबर के उनके बीच में लाई करेगा। तो हो सकता है कि वो रूट्स ऐसे पॉसिबल हो, या हो सकता है कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओपनिंग अपवर्ड हो, तो वो रूट्स ऐसे पॉसिबल हो अल्फा और बीटा, ठीक है। मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे उनके बीच में एक नंबर के लाई कर रहा है, उसकी कंडीशन निकालनी है। कोई भी एक नंबर है के, सपोज मेरे रूट्स हैं 3 और 5, तो कोई नंबर है 4 जो 3 और 5 के बीच में लाई करना है, तो क्या कंडीशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जिससे कि वो रूट हमेशा लाई करेगा मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में, ठीक है। तो इस केस में हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे वो बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे वो बात करेंगे मेरा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो किसी ने ये जाना ही नहीं कि a की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। तो जो दो केसेस हो सकते हैं हम उनके बारे में पहले सोचते हैं। एक केस हो सकता है जब a की वैल्यू <0 हो, और एक केस हो सकता है जब a की वैल्यू <0 हो, ठीक है। अच्छा भाई, तो एक नंबर के जब मेरे रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो यहां पर कोई नंबर के लाई करेगा, यहां पर अल्फा और बीटा के बीच में कोई नंबर के, यहां पर अल्फा और बीटा के बीच में कोई नंबर के। अगर a की वैल्यू <0 है तो यहां पर लाई कर रहा है। और जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फंक्शन जैसा ट्रीट कर रहा हूं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फंक्शन जैसा ट्रीट कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया नाम दे दे रहा हूं भाई, f(x), ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नया नाम है f(x), तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब मैं k रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब k रखेंगे तो मुझे fk मिलेगा। फंक्शन के अंदर हम k रख रहे हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर k रख रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन के अंदर हम k रख रहे हैं। और जब मैं फंक्शन के अंदर k रखूंगा तो देखो, तो जब x की वैल्यू k रखेंगे तो फंक्शन का आउटपुट ये मिलेगा, f ऑफ k। जब x की वैल्यू k रख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम f ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब उसके अंदर x की वैल्यू k रख रहे हैं, तो जो फंक्शन में आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है f ऑफ k। जो फंक्शन में आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है f ऑफ k, वो मिल रहा है f ऑफ k, ठीक है। ये मिल गया आउटपुट f ऑफ k, ये मिल गया आउटपुट f ऑफ k, ठीक है। ओके, f ऑफ k। अच्छा, अब मुझे एक सिंगल कंडीशन चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स के बीच में I need a help from Sanika. Sanika, मुझे एक हेल्प चाहिए Yes, आपसे। हाँ, Sanika, can you please help me with this? Except Sanika, आयुष, अवधूत, ठीक है। आप लिखो, ये नाम लिखो, सानिका। सानिका, ये नाम लिखो तो आप अपनी कॉपीज में, आप अपनी कॉपी में सानिका, जल्दी से थोड़ा फास्ट लिखना। सानिका, आयुष, Yes, sir. सानिका, आयुष, अवधूत, सुज्ञान, दीक्षा, Yes, sir. सुज्ञान, दीक्षा, अनीशा, खुशी और अमय। Yes, sir. दीक्षा, अनीशा, खुशी और अमय, Yes, sir. Done. ठीक है, ठीक है। अब मैं जो नाम बोल रहा हूं उन सभी नामों को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना।
कि इन सभी ने वीडियोस ऑन नहीं किए हैं, सो एक्सेप्ट अमे अनिशा। अनिरुद्ध, राइट द नेम, अनिरुद्ध, आर्य, अथर्व ने तो ऑन किया था। अनिरुद्ध, आर्य, चिन्मय, Yes, sir. चिन्मय, ऋषिकेश, Yes, sir. निश्चित, Yes, sir. ओम, Yes, sir. समज्ञा, Yes, sir. स्वामिनी, Yes, sir. तनया, Yes, sir. तरुण, Yes, sir. वृंदा Yes, sir. और यासर। Yes, sir. ठीक है, ये वाला जो आपने ये जो बाद वाले नाम लिखे हैं उनका एक फोटो खींच करके ग्रुप में डाल देना, या आप मुझे भेज देना, मैं डाल दूंगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तुम सभी अपने पेरेंट्स को बोल देना एक बार बात कर लें, ठीक है? ऐसे तुम लोग का रोज रोज का रोना जो है ना सब निकल जाएगा एक ही दिन में भी। ओके, सो मेरे और अभी मैंने जितने नाम लास्ट में बोले हैं जिन्होंने वीडियोस ऑन नहीं किए हैं वो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे बात करने के लिए, ठीक है? मजाक मत बनाना अभी इस चीज का भी। ओके, सो देखो ये नंबर के अगर मेरे रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो मैं वो सोच रहा हूं कि वो सारे के सारे केसेस जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स बन सकते हैं, मतलब या तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या तो a की वैल्यू लेस देन 0 है, वो सारे के सारे कंडीशंस जिसमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बन सकते हैं, वो सारे के सारे कंडीशंस को मैं किसी एक इक्वेशन या इन इक्वेशन में कंटेन कर पाऊं, तो वो वाली कंडीशन क्या होगी कि एक नंबर के मेरे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, चाहे वो ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, उसके बीच में, उसके रूट्स के बीच में लाई करता है। तो उसके लिए देखो क्या कर रहे हैं, देखना तो ध्यान से भाई। यहां पर ये जो fk है उसकी वैल्यू क्या है, यहां पर जो fk है उसकी वैल्यू क्या है, fk पॉजिटिव है। यहां पर जो fk है उसकी वैल्यू क्या है भाई, उसकी वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि वो x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, ठीक है? तो जरा आप सोचो तो a टाइम्स ऑफ fk की वैल्यू क्या होगी भाई, a टाइम्स ऑफ fk की वैल्यू क्या होगी, एक बार वैल्यू लेस देन 0 है, एक बार वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो a टाइम्स ऑफ fk की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर भी एक पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यही कंडीशन होती है एक गिवन नंबर की जब वो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में लाई करता है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन की वैल्यू, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू उस गिवन नंबर पे इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा लेस देन 0 हो जाना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा होता है, अगर ये चीज ट्रू होती है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली एट x इक्वल्स टू k, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा लेस देन 0 होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? यही वो कंडीशन होती है। पर एकदम ध्यान से सुनना, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब इसके अलावा और कुछ भी चेक नहीं करना है। ये भी नहीं चेक करना कि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है या डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, कुछ नहीं चेक करना भाई। केवल AFK लेस देन 0 कर दोगे तो बोलोगे दिस इज द necessary and sufficient condition। केवल यही कंडीशन है, ये पर्याप्त है और ये सबसे जरूरी कंडीशन है, ठीक है? दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ गिवन नंबर k टू लाई इन बिटवीन द रूट्स ऑफ माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अलावा और कुछ भी चेक नहीं करना है। बोलेगा 3 मेरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में लाई कर रहा है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 रख दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, लेस देन 0 कर दो, वो सारी के सारी रेंज के लिए वो लाई करेगा मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में, ठीक है? चलो, चमक गई चीज भाई। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसके अलावा ये नहीं चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे या नहीं होंगे। अगर वो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है इसका मतलब रूट्स अपने आप हैं। रूट्स को फिर मुझे चेक नहीं करना कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे या नहीं होंगे। अरे भाई इमेजिनरी रूट्स होंगे या रियल रूट्स होंगे, जब रूट्स होंगे तभी उनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो इमेजिनरी रूट्स के बीच में कोई गिवन नंबर की कभी लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है भाई, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं बहुत लोग, और पूछता है भाई जेईई एडवांस्ड, तो याद रखना इसको, ठीक है भाई। बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट वाला कंडीशन, दूसरा केस, if a given number k number k lies to the left of the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0, which I will now denote as, इसी वाले इक्वेशन को मैं f of x भी बोलने वाला हूँ, इसी वाले इक्वेशन का नाम मैं f of x भी बोलने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से सुनना, ध्यान से सुनना आयुष, ये सब याद नहीं रखना है, बस सोच लेना है। वहां पर अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया सोच लेना है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज हो सकती है। याद रखने जाएंगे तो फिर सारी चीजें याद नहीं कर पाएंगे, पर एक बार समझ लेंगे तो फिर काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, अब मुझे वो कंडीशन निकालनी है जिसमें कि मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के लेफ्ट में लाई करता है भाई। जेईई एडवांस ने इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए हैं और पूछता भी है, मुझे लगता है 17th में लास्ट जेईई एडवांस का क्वेश्चन आया था इस पे बेस्ड, ओके। सो हाँ, अच्छा भाई, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा हो सकता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा हो सकता है, पर जो गिवन नंबर के है अब वो मेरे रूट्स के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो रूट्स हो गए इधर अल्फा इधर बीटा या इधर अल्फा इधर बीटा। अच्छा, अब यहां पर आती है इंटरेस्टिंग चीज। हाँ, एक चीज तो आप पकड़ ली होगी कि यहां पर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पर ए की वैल्यू नेगेटिव है, पर इस कंडीशन में नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वो नहीं होगी। देखो तो अगर मैं कोई नंबर लेता हूं कि जो कि मेरे दोनों रूट से पीछे है, दोनों रूट से लेफ्ट में है भाई, राइट लेफ्ट पता है ना भाई, तो लेफ्ट में है, ये है लेफ्ट में नंबर के, तो इस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ के, ठीक है। यहां पर है अगर कोई नंबर के, तो इस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी एफ के। अब आपको दोनों के बारे में पता है कि इस वाले के लिए एफ ऑफ के क्या है, ग्रेटर देन 0, इस वाले के लिए एफ ऑफ के क्या है, लेस देन 0। एफ ऑफ के हमेशा लेस देन 0 होगा, क्योंकि दोनों रूट्स के लेफ्ट में लाई कर रहा है, और अगर डाउनवर्ड ओपनिंग है तो हमेशा एफ ऑफ के लेस देन 0 आएगा। अरे के को इधर रखो चाहे उससे थोड़ा दूर में रखो भाई, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है पैराबोला, तो आप दूसरे वाले के को इधर रखो चाहे इधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही देगा। कभी अपने खानदान में उसने पॉजिटिव वैल्यू नहीं देखी है भाई, तो ये वाला एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि मुझे दोनों के लिए केवल एक कंडीशन लिखनी है जो सारे के सारे पैराबोलास के लिए ट्रू हो जाए। ऐसा नहीं कि मुझे चेक करना पड़े भाई अपवर्ड ओपनिंग है या डाउनवर्ड ओपनिंग है। तो आप बोलोगे सर दोनों का एक बार प्रोडक्ट देखो, तो हाँ भाई दोनों का प्रोडक्ट मैंने देखा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, AF के ग्रेटर देन 0, इसमें भी आ रहा है AF के ग्रेटर देन 0। पर क्या ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है? देखो उल्टा हो गया है, जब अंदर लाई करता था तो क्या होता था, AF के लेस देन 0, जब बाहर लाई कर रहा है तो AF के ग्रेटर देन 0 है, लेफ्ट में लाई कर रहा है, इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज ट्रू होगी कि जो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू मिलती है वो कहां मिलती है, मिनिमा वाला पॉइंट क्या होता है, -b/2a। हाँ, जो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमा वाला पॉइंट होता है वो होता है -b/2a पर। तो एक और चीज ट्रू होगी कि ये वाला जो k नंबर है, अगर देखो
अगर ग्रेटर देन 0 होता इनका प्रोडक्ट तो बाहर देखो, आगे भी तो लाई कर सकता था ना, आगे भी लाई करता, अगर राइट साइड में भी लाई करता तब भी एएफ के क्या आता, तब भी एएफ के ग्रेटर देन 0 आता। तो और यहां पर अगर इसके आगे लाई करता तब भी एफ के लेस देन 0 आता, और क्योंकि ए भी लेस देन 0 है फिर से दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आता। ठीक है, तो आगे वाले और पीछे वाले में डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या बोला भाई कि अगर k की वैल्यू लेस देन माइनस ऑफ b बाय 2a है, अगर k की वैल्यू लेस देन माइनस ऑफ b बाय 2a है, तब पक्का पक्का क्या होगा, वो दोनों रूट्स के लेफ्ट में ही लाई करेगा भाई, दोनों रूट्स के लेफ्ट में ही लाई करेगा। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया, माइनस बाय बी बाय 2a सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है जो पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा बनने वाला है उसके लेफ्ट में लाई करे। पर अभी भी ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं हुई। अगर आप बोलोगे सर क्या ये दोनों चीजें ट्रू होंगी, ये दोनों चीजें ट्रू होंगी, तो हम पक्का पक्का बोल सकते हैं क्या कि वो जो गिवन नंबर के है वो दोनों रूट्स के लेफ्ट में लाई कर रहा है। मैं बोलूंगा नहीं बोल सकते हैं, दोनों रूट्स के लेफ्ट में लाई कर रहा है। जब ये बोलना है ना, देखो अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझो इस चीज को, अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हुआ, अरे अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हुआ तब भी तो a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एफ के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और ए एफ के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ए एफ के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। पर रूट्स होंगे क्या, माइनस बी बाय 2a के लेफ्ट में भी लाई कर रहा है, पर रूट्स तो नहीं है, रूट्स तो नहीं है। इसका मतलब एक और चीज होनी चाहिए यहां पर, पहले रूट्स होने चाहिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे तभी तो उनके लेफ्ट में लाई करेगा भाई, तभी तो उनके राइट में लाई करेगा। ठीक है, तो यहां पर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, ये तीन कंडीशंस हो जाएंगी, तीन कंडीशंस हो जाएंगी। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल्स टू 0 भी चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, फिर AF के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने इक्वल्स टू वाले को कंसीडर किया है क्या, हाँ कर लिया है, कर लिया, ठीक है। और AF के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और K की वैल्यू माइनस बी बाय 2a से कम होनी चाहिए भाई। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहले तो रूट्स होने चाहिए, फिर ये AF के ग्रेटर देन 0 पता है क्या देता है कि भाई वो जो गिवन नंबर के है वो रूट्स के बाहर है, वो दोनों रूट्स के बाहर है। ये नहीं बताता कि लेफ्ट में है राइट में है, केवल बाहर है, दोनों रूट्स के बीच में लाइन नहीं कर रहा है। और तीसरी कंडीशन बताएगा कि दोनों रूट्स के बाहर तो है, पर किधर गया भाई, किधर गया बाहर जाकर के, तो माइनस बी बाय 2a के लेफ्ट में है। ठीक है, माइनस बी बाय 2a के लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन हो जाएगी फॉर अ गिवन नंबर k टू लाई टू द लेफ्ट ऑफ रूट्स ऑफ माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये दूसरे वाले केस में और पहले वाले केस में, क्योंकि पहले वाले केस में केवल एक ही कंडीशन है, तो लोग सोचते हैं कि पहले वाले केस में भी मुझे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है। नहीं, पहले वाले केस में जब दो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है ना, तो दोनों रूट्स अपने आप ही, क्वेश्चन बनाने वाले ने अपने आप ही बोल दिया कि दोनों रूट्स पॉसिबल है तभी उनके बीच लाई कर रहा है। ठीक है, पर यहां पर तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी भाई, ये तीनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद ही वो गिवन नंबर के रूट्स के लेफ्ट में लाई करेगा। चलो, तो तीसरी वाली कंडीशन तो अब आप ही बता दोगे कि गिवन नंबर k lies to the right of the roots of my quadratic equation, case 3 if k lies to the right of the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0, ये b है, जहां पर इसी को मैं f of x की जैसा ट्रीट करने वाला हूं। इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, तो अब डायरेक्ट खेलें क्या, इसके लिए कंडीशन बिल्कुल सेम होगी, ऊपर वाले जैसे ही होगी, a has to be greater than सर बस लास्ट वाला चेंज होगा, बस लास्ट वाला चेंज, -b। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसके लिए जो कंडीशन हो जाएगी उसमें सबसे पहले तो रूट्स होने चाहिए, तभी तो रूट्स के राइट में लाई करेगा। तो सबसे पहले रूट्स होने चाहिए, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन कि भैया बाहर लाई करना चाहिए, सो AF के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि भाई k की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए अब -b/2ak, k की वैल्यू अब ग्रेटर देन होनी चाहिए -b/2ak। ठीक है, पोजीशन ऑफ रूट्स की बात हो रही है। चमका क्या? यस चमक गई चीज, समझ में आया? ओके Yes, ठीक sir. है। अब अभी तो मैं क्या कर रहा था, अभी तो मैं एक नंबर को रूट्स के बीच में लाई करवा रहा था। अब मुझे क्या करना है, रूट्स को इंटरवल के बीच में लाई कराना है उल्टा। पहले क्या हो रहा था देखो, अब बाकी जो केसेस हम पढ़ने वाले हैं, इसके पहले क्या हो रहा था, एक नंबर था, ये एक नंबर है अकेला और ये मेरे रूट्स थे, तो नंबर रूट्स के बीच में लाई कर रहा है या लेफ्ट में लाई कर रहा है या राइट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि खुद मेरे जो रूट्स हैं वो एक इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं, या उनमें से एक रूट इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, दूसरा रूट बाहर लाई कर रहा है, ऐसा कुछ इस चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो इस वाले केस को डिस्कस करते हैं। सो मैं ऐसा बोलूंगा, एक बज गया क्या? ओके ठीक है, आज के लिए हम इतने पर रुकते हैं पर एडवांस प्रॉपर्टीज। ओके स्टॉप कर देता हूँ।